नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? इस बार पॉलिटी में थोड़ा गैप हो गया। बीच में हम लोगों ने साइंस के भी एक दो डिजीज़ वाला टॉपिक देख लिया था, तो मुझे लगा कि पॉलिटी पे अब फोकस करते रहना चाहिए। पॉलिटी और साइंस साथ साथ चलते रहेगा, इसका कोई इशू नहीं है। आप लोगों का साथ अच्छी तरह से मिल रहा है और थैंक यू सो मच। आप लोगों का अप्रिसिएशन बहुत एक एनर्जी बूस्ट की तरह काम करता है। आप लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो इस मिशन को और आगे तक लेके जाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मैसेज आगे तक कन्वे करना था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हमारे साथ जुड़ें और एक बड़ी फैमिली के रूप में हम लोग ग्रो कर सकें, हम लोग डेवलप कर सकें। अभी हम लोगों को बहुत कुछ अचीव करना बाकी है और मेरी मजबूती सिर्फ आप लोगों से है, ये आपको जानना होगा। तो कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जो भी वीडियो जब भी अपलोड होती है उसे देख के फिनिश कर दीजिए, ताकि कोई काम पेंडिंग ना रहे आपके लिए। ठीक है, टॉपिक आप लोग देख ही रहे हैं, फंडामेंटल राइट। पॉलिटी का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि शायद ही कोई एग्जाम इस पॉइंट से, इस सेक्शन से क्वेश्चन ना देता हो। फंडामेंटल राइट्स वन ऑफ द मोस्ट फैचिंग जोन है आपका पॉलिटी में से क्वेश्चन आने का। इसका ना मतलब फंडामेंटल राइट अगर हम नाम ही देख ले तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। जीवन जीने के लिए जो बिल्कुल से इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं, जिसके बिना हम एक साधारण जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते, उन राइट्स को फंडामेंटल राइट बोला जाता है। मतलब जीवन जीने के लिए जो बहुत ही बेसिक राइट हैं उन्हें फंडामेंटल राइट बोला जाता है। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे संविधान ने वो बेसिक राइट हम लोग को प्रोवाइड कराया है और आज हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ये हमारी फंडामेंटल राइट जो मूलभूत अधिकार है या मौलिक अधिकार हैं ये विद्यमान हैं और इनको इस प्रकार इनकी व्याख्या की गई है। अगर हम लोग आर्टिकल के अनुसार देखें तो अनुच्छेद 12 से लेके और अनुच्छेद 12 से 32 तक के जितने आर्टिकल हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं। फंडामेंटल राइट एक प्रकार से लोकतंत्र को बचाने में, लोगों को एक की स्वतंत्रता को बचाने में रक्षा करता है। फंडामेंटल राइट ही ऐसा है जो हमें मजबूती देता है किसी भी ऐसी परिस्थिति में जब हम पे कोई समस्या आ जाए या कोई ऐसे राज्य की तरफ से कोई ऐसी विधि बन जाए या कोई ऐसा लॉ इनेक्ट हो जाए जिससे लगे कि हमारा शोषण हो रहा है, तो ये फंडामेंटल राइट ही है जो कि हमें बचा के किनारे ले आते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। फंडामेंटल राइट्स एक यूनिट में बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये लगा लीजिए इसकी पहली यूनिट है। अभी हम इसकी ये 2 से 3 यूनिट में शायद ख़त्म होगा, क्योंकि हमें इसके बारे में बहुत डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ तो ये एक ओवरव्यू है कि फंडामेंटल राइट एक्चुअली होते कितने हैं। देखिए, पहले फंडामेंटल राइट होते थे 7, जो कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान तैयार हुआ था उसमें थे 7 फंडामेंटल राइट्स। ओके, 44वें संशोधन के बाद वो बच के रह के 6, वो डिस्कस करेंगे। अगर हम इसको तोड़ें, इसको भाग में डिवाइड करें तो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। पहला है समता का अधिकार, समानता का अधिकार, जिस मतलब कि इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। अभी जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, वर्गीकरण कर रहा हूँ, एक एक आर्टिकल हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ पैनिक नहीं होना आप लोग, कुछ छूट रहा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ये मान के चलिएगा आप लोग। समता का अधिकार, इसकी बात की गई है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, आर्टिकल 14 to 18 डिस्क्राइब अबाउट राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ये सुनने में आपको लगेगा वाकई में ये बेसिक राइट है, आर्टिकल 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जब से 9वीं 10वीं से हम लोग इन शब्दों को सुन रहे हैं, ये शब्द हमारे जहन में आते हैं बार बार। हमारे समाचार अगर आप देखेंगे तो दिन में कितनी बार इन शब्दों का आपको जिक्र होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। उसके बाद है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
आर्टिकल 25 से 28 मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पता है आप लोगों को कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, कोई धर्म नहीं है हमारे देश का। हमारे देश में सर्वधर्म संप्रदाय है, सभी धर्मों को एक समान ही रखा गया है, किसी भी धर्म के प्रति कोई विशेष क्लॉज अलग से नहीं रखा गया, ठीक है। ये चीज़ इसमें परिलक्षित होती है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अपनी संस्कृति के पालन करने का, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार हमको हमारा लॉ देता है, जो कि 29 और 30 में मिलता है आपको। इसके पश्चात मैंने सीधे 7th लिख दिया था, क्योंकि जो 6th था वो 6th अब खत्म कर दिया गया है, जो कि ये 6th कभी हुआ करता था। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत क्या हुआ, आपको जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय संपत्ति का अधिकार भी मूलभूत अधिकार में शामिल किया गया था, लेकिन ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि शायद ये जो अधिकार है ना, इसे मूलभूत अधिकार में बनाए के रखना का कोई औचित्य समझ नहीं आता है। मतलब संपदा का अधिकार, अगर किसी के पास संपत्ति नहीं है तो ये मतलब स्टेट का फेलियर नहीं हो पाएगा कि भाई होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट का एक कर्तव्य है कि कोई भूमिहीन ना रहे, लेकिन इतने बड़े देश में इस अधिकार को शायद बचा के रख पाना संभव नहीं था और लॉजिकल भी नहीं था। और ये बहुत बेसिक राइट नहीं है, आपके पास संपत्ति नहीं है तो भी आप जी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको डिफाइन किया गया था आर्टिकल 31 में, और इसे हटा दिया गया 44वें संशोधन के में। और हटाने का मतलब किसको शिफ्ट किया गया, इसको शिफ्ट करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, अनुच्छेद 3 में अमेंडमेंट करके उसको ड्रॉप कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन अगर आना होगा तो ये आ जाएगा, आता है। ये जो मैंने लिखा है ना, जो आपके जनरल एग्जाम होते हैं, पीसीएस को अगर आप रहने दें, और कभी कभी पीसीएस में भी जो जनरल एग्जाम सीजीएल हो गया, जो और कोई एग्जाम हो गया, उसमें तो सीधे यही आ जाता है कि इनमें से आर्टिकल ऐसे बना के दे देंगे कि कौन सा आर्टिकल किस राइट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये अब इसी ओवरव्यू में ही आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। तो संपत्ति के अधिकार को खत्म ना करके उसे मूल अधिकार से हटा के और कानूनी अधिकार में डाल दिया गया आर्टिकल 300A में। ये क्लियर हो गया। अब हमने अगर आप देखेंगे तो यहाँ आर्टिकल 14 से शुरू हुआ है और 32 तक। अब 7th पे चलते हैं। 7th हमारा है राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अधिकार है। इसकी इंपॉर्टेंस का पता आपको इसी से लग जाएगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो हमारे संविधान के विशेषज्ञ ही लगा लीजिए, मतलब संविधान के निर्माता थे वो, इस संविधान जो स्वरूप में है उसमें बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब का था। और उनके अनुसार जो ये राइट था, स्पेशली आर्टिकल 32, ये एक प्रकार से उन्होंने संविधान की मूल आत्मा कहा। इतना बड़ा व्यक्ति अगर इसको मूल आत्मा कहता है, इसका मतलब कि कुछ है इस बात में। तो इससे मैं आपको बता दूं कि यही वो अधिकार था, हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो हमें, अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, तो उसे इंटैक्ट रखने के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 के थ्रू आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के थ्रू आप सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो एक यही वो राइट था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमको ये प्रिविलेज देता है। और सही बात है, इन सारे अधिकारों का कोई फ़ायदा नहीं अगर ये राइट हमको ना मिला होता, कोर्ट में जाने का अधिकार। अरे भैया, सरकार तो छीनती है अगर अधिकार किसी भी कारण से, सरकार इसे वॉयलेट करती है और आपके पास कहीं जाने का अधिकार ही नहीं है, तो क्या करोगे आप लोग? कुछ नहीं। तो इन सारे अधिकार का कोई औचित्य नहीं रहता। बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 12 से 32 तक, 14 से 32 हम लोगों ने एक ओवरव्यू देख लिया, और 12 के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो 12 है कि वो पार्ट 3 के लिए राज्य की परिभाषा निर्धारित करता है, और 13 हम करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर, आज के सेक्शन में सबसे पहले हम आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को डिस्कस करते हैं, ठीक है।
इनका नंबर शायद आज की क्लास में नहीं आ पाएगा, आज की वीडियो में नहीं आ पाएगा। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 देखिए, अगर देखा जाए तो बार बार शब्द आता है राज्य राज्य, तो इसमें राज्य को परिभाषित करेगा कि राज्य, आखिर राज्य से क्या अर्थ है, मतलब किस को स्टेट माना जाएगा, है ना? कौन स्टेट कहलाएगा? बोले कि स्टेट की तरफ से, तो मतलब स्टेट में कौन है? स्टेट में क्या सिर्फ केंद्रीय सरकार है? स्टेट में क्या सिर्फ संसद है? या स्टेट में सिर्फ राज्य है? या स्टेट में डीएम साहब भी है? या स्टेट में पीएन भी है? कौन कौन है? तो उसको डिफाइन किया गया। आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है भाग 3 के लिए। संविधान के भाग 3 में राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है, और एक प्रकार से ये इंट्रोडक्शन है, ये साधारण अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत डिस्कशन किया हुआ है कि परिभाषित किया गया कि राज्य क्या कहलाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत की पार्लियामेंट राज्य कहलाएगी। पहले पॉइंट में अलग अलग पॉइंट दिए गए। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत निम्न चीज़ें राज्य कहलाएंगी। पहला, भारत सरकार राज्य कहलाएगी। अगर कहीं राज्य लिखा हुआ तो उसका अर्थ है भारत सरकार। देश की पार्लियामेंट राज्य कहलाएगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। राज्य का अर्थ भारत सरकार और देश की पार्लियामेंट। दूसरा, राज्य, ये ऊपर में केंद्र सरकार था, इसके बाद आ गया राज्य सरकार और राज्य की विधानसभा, ये भी राज्य कहलाएंगी। ठीक है, राज्य का मतलब सिर्फ स्टेट। राज्य में कौन कौन सी चीजें राज्य, कौन कौन से स्वरूप राज्य कहलाएंगे, तो राज्य की विधानसभा और राज्य की सरकार स्टेट कहलाएगी। उसके बाद जितनी लोकल अथॉरिटीज हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, नगर पंचायत हो गई, है ना, कोई भी सरकारी संस्था है, कोई भी पीएसयू है, कोई भी स्टैच्यूरी बॉडी, संवैधानिक बॉडी है, ये सभी राज्य के अंदर में आती हैं। और सब, अगर राज्य की परिभाषा होती है पार्ट 3 के लिए, तो ये सब उसमें आती हैं। इसका मतलब क्या है कि इनमें से अगर कोई भी आपका रूल वायलेट करता है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत सरकार, राज्य सरकार या पार्लियामेंट या विधानसभा ही कुछ रूल आपके वायलेट करेंगे तभी आप इनके अगेंस्ट में कोर्ट जा सकते हैं। राज्य की परिभाषा बहुत विस्तृत है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार, फिर हमारी केंद्र की पार्लियामेंट, उसके बाद राज्य सरकारें, राज्य की विधानसभाएं, उसके पश्चात हमारी जितनी लोकल बॉडीज़ हैं, जितने ऑफिशियल्स हैं, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो सभी राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, अर्थात राज्य के रूप में परिभाषित होती हैं। ये कहता है आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12। क्लियर हो गया आपको? राज्य की परिभाषा समझ में आ गई। अर्थात जो प्रतिनिधित्व कर रहा है एक प्रकार से यूनियन की ओर से, है ना, या स्टेट की ओर से, वो ऑटोमेटिक स्टेट हो गया। समझ गए आप लोग? तो इनमें से कोई भी अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट आप कार्रवाई कर सकते हैं, या उस पर आप अपना संघर्ष आगे जारी रख सकते हैं। आर्टिकल 12 क्लियर हो गया आप लोगों को? आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 बहुत बड़ी चीज है। आर्टिकल 13 एक डॉक्ट्रीन है, एक प्रकार से हम, एक ताकत है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट के पास। ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है हमारे संविधान को बचाए रखने के लिए। आप लोगों ने देखा ना कि कस्टोडियन, सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का कस्टोडियन माना जाता है। वो इन्हीं कारणों से माना जाता है क्योंकि अनुच्छेद 13 में संविधान ने भारतीय कोर्ट को, भारत की जो एपेक्स कोर्ट हैं, उनको राइट्स दिए हुए हैं कि वह कोई भी ऐसा कानून अगर आता है जिससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उसको सीधे ये स्वतः संज्ञान लेके खत्म कर सकती है, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। आप समझ गए? मतलब हमारे देश की पार्लियामेंट किसी भी तरह का ऐसा कोई कानून बनाते हैं जो हमारे इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, उस पे ये रिव्यू लेके उसको खत्म कर सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 32 के तहत वो सुनवाई कर सकते हैं, 226, 136 और 227। 136 हाई, ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जिसको SLP पिटिशन बोली जाती है,
स्पेशल लीव पिटीशन, इनको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। जुडिशियल रिव्यू क्या ताकत होगी, हमारी एपेक्स कोर्ट्स की पावर्स हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए स्पेशल राइट दिया गया है जुडिशियल रिव्यू का हमारे एपेक्स कोर्ट को, कि अगर हमारी पार्लियामेंट या हमारी यूनियन या हमारा स्टेट कोई भी ऐसा लॉ इनेक्ट करता है जिससे हमारे लोगों के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, तो सीधे इस पे संज्ञान लेके उस कानून को पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक घोषित करके नष्ट कर दे। इसके बाद इसमें यह चीज समझ में आ रही है कि आर्टिकल 13 में ये अगर शब्दों पे जाएं तो ये लिखा था कि कोई भी ऐसा कानून बनता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इसके साथ साथ 1973 में इसमें नई चीज ऐड हो गई, जो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस था, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है, उस केस में इसको और अच्छा परिभाषित कर दिया गया। उसमें कहा गया कि जो पहले से आर्टिकल हैं उनके अलावा अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट भी हो जाता है, मतलब संविधान का संशोधन भी हो जाता है, जो जिसके कारण हमारे फंडामेंटल राइट या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है या ऐसी सेंस आ रही है कि लोगों के राइट डिमोलिश हो सकते हैं, तो वो अमेंडमेंट भी नल एंड वॉइड हो सकता है। इससे पहले ऐसी बात आर्टिकल 13 को लेके नहीं थी, लेकिन आर्टिकल 13 को और मजबूत बना दिया 1973 के वर्डिक्ट ने, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट ने, कि यहाँ तक कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा। समझ गया आप? मतलब कोई भी ऐसा कानून जो बनता है, चाहे वो संविधान संशोधन से ही क्यों ना बने, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ करता है हमारे संविधान के, तो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा। अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल 13, इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में डाला गया है। फंडामेंटल राइट 12 से 32 तक इसीलिए कहा जाते हैं। शुरुआत तो वैसे राइट्स की 14 से 18 होती है, लेकिन ये दो राइट आपको समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि और बुक्स में अगर आप देखेंगे तो इनमें से 2 लाइन में देखिए, बाकी सारी राम कहानी इस पे होती है। ये वो है जो हमारे इस फंडामेंटल राइट के प्रिजर्वेंस के रूप में काम करते हैं, कस्टोडियन के रूप में कार्य करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आर्टिकल 12 आपका हो गया, आर्टिकल 13 आपका हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन उठते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम 1, 2 या जितना तक हो सकेगा फंडामेंटल राइट्स को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि 1 से 2 वीडियो में आपका कंप्लीटली ये हो जाए, क्योंकि इसमें हमें कई बात भी डिस्कस करने पड़ेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इसकी सीरीज़ छोड़िएगा मत, ताकि कंटिन्यूटी बना रहे। पहले फंडामेंटल राइट में मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है, ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, और अगली वीडियो में हम राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम को फटाफट निपटाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।